Good morning all. Welcome to Learners Academy. दिख रहा है? Okay. So let's start. Today we are going to start. Today we are going to enter the geometry section of your class 11 syllabus. And the very first chapter in the geometry section is straight lines. So in all there are 3 chapters, straight lines. Then the next chapter will be conic sections. Next chapter will be what? Conic sections. मतलब जो next chapter है वो भी geometry का part है. उससे next chapter जो होगा वो होगा 3D. ठीक है? सो ये 3 चैप्टर्स होंगे, है ना? एक चैप्टर ये अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं आज. सेकंड चैप्टर विल बी कॉनिक सेक्शंस एंड 3D. ये 3 चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री का हिस्सा है इस साल. अब ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है. आपकी नई बुक में भी चैप्टर 10 है, तो आपकी बुक में 9 है, फिर ये वाला 10 है और फिर ये वाला 11 है. ऐसा ही है, जबकि पुरानी बुक में 10, 11, 12 है. ठीक है, तो सीक्वेंस डजंट मैटर. आपको कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ने. स्टार्ट करें. ओके. अब स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? अच्छा, सबसे पहले ज्योमेट्री में एंटर कर रहे हैं ना, वो क्लास 11 की ज्योमेट्री में. तो बेटा 2 तरीके की ज्योमेट्री होती है हमारे मैथ्स में. कितनी तरीके की ज्योमेट्री होती है? 2 तरीके की. एक तो होती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री. क्या होती है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री. क्योंकि हम ज्योमेट्री सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो अब मैं बार बार कहूंगा यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से सोचो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस है. एक होती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बड़ा ही आसान सा इसका डिफरेंस है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा. देखो, मैंने कहा एक ट्राइंगल बनाओ, तो एक ट्राइंगल यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बन सकता है, इसमें बन सकता है. अगर मैं कहूँ यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाओ, तो यानी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब होता है खाली प्लेन पे ट्राइंगल बना दो लाइक दिस. ये हो गया यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ठीक है, एबीसी ट्राइंगल, एबीसी क्या है? यहाँ पे एक ट्राइंगल है. लेकिन अगर मैं कहा नहीं नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताओ बनाओ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाने का मतलब है 2D प्लेन पर बनाना. और 2D प्लेन पे जब मैं कोई भी ट्राइंगल बनाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी मार्क करने पड़ेंगे. अभी यूक्लिडियन में मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट में मार्क करने की जरूरत है. समझ गए? तो 2 तरीके की ज्योमेट्री का डिफरेंस समझ में आया. तो मैं आपको कहूंगा कि इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाओ या फिगर, तो आप जनरली बस जस्ट बना के छोड़ दोगे. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है कि इसका नाम क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई, ये चीजें मैटर करती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मार्क करती है? इसके कोनों के, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या है. सबसे पहले यही मार्क इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मैटर करती है. समझ गए? और इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात ज्यादा करी जाएगी. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात ज्यादा करी जाएगी. ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं बात करी जाएगी, लेकिन उसकी बात कम करी जाएगी, इसकी बात ज्यादा करी जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम ज्योमेट्री सेक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो हम इन दोनों ज्योमेट्री का डिफरेंस लिखेंगे. तो व्हाट यू विल राइट, दिस इज द चैप्टर नेम. ये तो चैप्टर नेम है. फिर हम सबसे पहले लिखेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री. आपकी बुक में ये सब मेंशन है ना, अब खोल के देखना, सब मेंशन है. तो पहला यूक्लिडियन ज्योमेट्री, दूसरा कोऑर्डिनेट. यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स. स्ट्रेट लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें अनंत अनंत पॉइंट्स है ना? और जितने भी अनंत पॉइंट्स हैं वो सारे कोलिनियर है. कोलिनियर क्या होते हैं? एक लाइन पे लाया करने वाले. ठीक है, तो अनंत कोलिनियर पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन. इसमें कहीं भी कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करी जा रही है. इसमें कहीं पर भी कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करी जा रही है. भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री की डेफिनेशन है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन के हिसाब से जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 2 पॉइंट्स का ज्वाइन होता है. क्या होता है? 2 पॉइंट्स का ज्वाइन. ज्वाइन मतलब ज्वाइंट ऐसे मान लो, है ना, मिलाप होता है, जिसमें इसके और उसके 2 कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होते हैं. क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से स्ट्रेट लाइंस की डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन इज ए जॉइन ऑफ 2 और मोर कोलिनियर पॉइंट्स. अब 2 भी हो सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 2 होने ही चाहिए. इसके अंदर और भी तो हो सकते हैं, उनका भी ज्वाइन कह सकते हो ना आप इसको. लाइंग ऑन ए 2D कार्टेशियन प्लेन. ये जो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक 2D कार्टेशियन प्लेन पे लाए होने चाहिए.
और जब ये 2D कार्टेशियन प्लेन पे लाए होते हैं तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया। सिंपल सी बात है, एक सादा से फिगर को उठा के 2D प्लेन पर रखते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पर रखते हैं, तो वो वाली उस टाइप की ज्योमेट्री को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस पर ना रखें, सादा खाली प्लेन पर रखें, तो फिर वो टाइप की ज्योमेट्री जो होती है उसको कहते हैं हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दैट्स इट, बस इतना सही डिफरेंस। समझ गए? क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो हमारे इस साल जो इसमें स्ट्रेट लाइंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें 10.1 के अंदर, 10.1 के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट अगर 5 मिनट के बाद चले जाओगे, तो 5 मिनट के लिए भी फिर क्यों आना? गाड़ी चलानी, पेट्रोल चलाना, भागा दौड़ी करना, एक्सीडेंट होने के चांसेस होने। सो इस साल जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आने वाला है स्लोप ऑफ ए लाइन, जो 10.1 को, या मैं 9.1 बोलूं, 10.1, 9.1 बोल देता हूँ, इस साल 9.1 है ना, इसको कवर करेगा। यहां से इस टॉपिक से हमारी क्लास 11 शुरू होने वाली है ना। और ये ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी में साथ नहीं छोड़ेगा, आगे हमेशा ही चलता ही रहेगा। स्लोप ऑफ ए लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज वी आर कंसर्न विद स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इससे पहले क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो भी हम जानते हैं उससे रिलेटेड पुराने साल का रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चंस हैं 10.9.1 में, उसके भी क्वेश्चंस हैं 9.1 में, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप वो कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे 10th क्लास वाले, और नहीं भी भूले होंगे तो थोड़े बहुत भूले होंगे, है ना। पूरी तरीके से उसको रिकॉल करना जरूर, और थोड़ा बहुत एडवांस भी है। जो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट है हल्का सा एडवांस, जैसे 10.1 में हमने 10th क्लास में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस के बारे में सेक्शन फॉर्मूला सीखा था। इस बार दो तरीके के सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, पहले इंटरनल डिवीजन सीखा था, इस बार एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा। ओके ना। तो वो 10th क्लास तक का आज हम रिवाइज करते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसका एक कारण और है क्योंकि आज आप लेट भी आए हो, तो इसको क्या है, ढंग से समझने की जरूरत है, बिल्कुल तबियत से, है ना। क्योंकि ये समझ पल्ले बैठ जाती है तो एक ही बार में बैठ जाती है, नहीं तो एंड तक ये 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो समझ ही नहीं आती बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो आज अपन क्या है, देखो, मैं नहीं करवा रहा हूँ, उसने भी करवाया है। हर चीज जो मैं करवाऊंगा सब एनसीईआरटी के बेसिस पर ही होगा। उसने भी देखो रिवीजन करवाया है, ये सारे के सारे मिड पॉइंट केस था हमारा, सेक्शन फॉर्मूला का था या नहीं था। आज की क्लास में अपन लास्ट ईयर का रिवीजन, तो ये दो तरीके की ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करने के बाद द नेक्स्ट थिंग यू विल राइट इज दैट रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। ओके, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम। अभी अभी मैंने कहा कि हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, किसके हिसाब से पढ़ेंगे? इस चैप्टर में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट ईयर का रिवीजन कौन सा चैप्टर था बताओ साक्षी, लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथ्स की बुक में? नहीं है याद? बोलो। 7, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें जो जो चीजें हमने सीखी थी उसको रिवाइज करते। सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला था, यस और नो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है कि अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो पॉइंट्स हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी निकाल के देता है, बशर्ते इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, पी और क्यू। ओके, तो ऐसे कह दो कि पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल के देता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट पी क्यू की लंबाई निकाल के देता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल के देता है, या फिर ऐसे कह दे कि लाइन सेगमेंट पी क्यू की लंबाई निकालो, तो भी एक ही बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है। देखो क्या कहता है, इफ अ लाइन पी क्यू passes through the points P and Q, जिसमें P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो अगर ऐसा है तो लेंथ ऑफ लाइन PQ, लाइन सेगमेंट PQ कह दो, ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q कह दो। बात एक ही है। मैं ये क्वेश्चन आया तो भी ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आया तो भी ये। अब ये छोटी मोटी चीजें आपको डिराइव करनी पड़ेगी इस साल। इस साल चीजें हम क्या सीख रहे हैं, पूछता क्या है, पूछता वही है, लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा। अब हमने लास्ट ईयर तो सीधे सीधे सीख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालता है। क्वेश्चन भी ऐसे कैसे उठ के आ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। अब इस साल वो कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, तो ये हमको सोचना है कि इस लाइन की लंबाई इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ लाइन पी क्यू
और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन। अब यहाँ से बेटा इस चैप्टर से बिल्कुल अलग फेज में जाना पड़ेगा। अब अर्थमेटिक पार्ट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब स्ट्रेट लाइन से लेके और आगे जो भी ज्योमेट्री पार्ट है, कॉनिक सेक्शंस एंड 3D, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है ना, नई चीजें हैं, और बिल्कुल अलग जोन में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और समझना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ बजाय के कॉनिक सेक्शंस एंड कॉनिक सेक्शंस को मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। हाँ, 3D का थोड़ा सा फेज इंपॉर्टेंट है, और वैसे जितना ज्यादा फेज हमारा 3D का इस साल है ही नहीं, सारा 3D अगले साल है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ज्योमेट्री एंड क्लास 12 की ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है। तो तब अच्छे समझना है बिल्कुल, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज करूं, याद है फॉर्मूला? लेंथ ऑफ लाइन पी क्यू निकालूं या डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालूं, द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। रेदर देन इसको ऐसे याद करने की बजाय, मैंने लास्ट ईयर भी याद करवाया था, अभी फिर से याद करवा रहा हूं, क्या? डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का रूट, ऐसे याद करो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट से डिफरेंट, वाई कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट, ये डिफरेंस ही तो है, का स्क्वायर का सम का रूट। कल को आप डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 11th, x1 माइनस x2 कर दोगे तो भी डिफरेंस है ये। आपको सर आंसर नेगेटिव आ जाएगा, अरे होल स्क्वायर कर दिया ना, मजे करो। अगर मान लो यहाँ 3 - 5 था, या सपोज करो यहाँ 5 - 3 था, तो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4। अगर आप 3 - 5 भी कर दोगे तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर अगेन 4। क्या फर्क पड़ा क्या? ठीक है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस तो कैसे भी दोनों तरीके का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिविटी का असर नहीं हो रहा है। हाँ, इधर होल स्क्वायर नहीं होता तब तो फिर फर्क पड़ता है कि x2 माइनस x1 करना है कि x1 माइनस x2 करना, समझ गए? क्लियर है। लेकिन एक चीज करना, अगर आप x1 माइनस x2 कर रहे हो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन फिर इधर भी y1 माइनस y2, कम से कम सिस्टम तो एक फॉलो करना दोनों जगह। ऐसा नहीं यहाँ सिस्टम फॉलो कर रहे हो x2 माइनस x1 का और वहां सिस्टम फॉलो कर रहे हो y1 माइनस y2 का, इतना भी डिफरेंट मत करना। ओके, लास्ट ईयर डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, क्या हमने इसका प्रूफ सीखा था? क्या हमने इसका प्रूफ सीखा था? टेल मी, लास्ट ईयर सीखा था, याद है? नहीं है याद? सीखा था? नहीं सीखा था या नहीं सीखा था, इस साल सीखना कंपलसरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड, इसके प्रूफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस साल और अगले साल। सो लेट्स सी कि ये है लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसके बीच की दूरी चाहिए आपको, इसके बीच की क्या चाहिए? दूरी। देखना, ये है पी, ये है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हैं आपने? x1 कॉमा x2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हैं आपने? x1 कॉमा x2, क्या x1 कॉमा y1। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हैं आपने? x2 कॉमा y2। इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक बार, उससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक बार, कर दिया। और यहाँ से इसके ऊपर भी, मतलब इसको राइट एंगल ट्राइंगल में तब्दील करें, जिसकी पी क्यू हाइपोटेन्यूज हो, जिसकी पी क्यू क्या हो? हाइपोट। अब जो जो मैं सवाल पूछूं मुझे फटाफट फटाफट जवाब दो। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? टेल मी। x1 कॉमा 0, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0। इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो? x2 कॉमा 0, वेरी गुड। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसमें x2 x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, और y कोऑर्डिनेट ये p का होगा कि नहीं होगा बताओ? भाई p जितना ऊंचा है ये भी तो उतना ही ऊंचा है, तो ऊंचाई सेम है तो y कोऑर्डिनेट सेम है, समझ गए? क्लियर है? ओके, कुछ कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए मैंने। अब टेल मी, p से लेके, और मान लो उसको r ले लो, r की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पहले यहां से लेके पूरी दूरी निकाल लो, फिर यहां से लेके यहाँ की दूरी माइनस कर दो, ऐसे ही करेंगे। तो यहां से लेके यहाँ तक ये पूरी दूरी x2 है या नहीं है, और यहां से लेके यहाँ तक ये दूरी x1 है या नहीं है, तो P से लेके R तक का जो डिफरेंस है वो x2 माइनस x1 है या नहीं है? इधर आओ, यहां से ले Q से लेके R तक की दूरी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस टू साइड्स होता है ना। तो इसकी इसकी एक दो लेंथ निकाल ली मैंने, पी आर की लेंथ निकाली, पी आर की लेंथ है ना। अब आपको क्यू आर की भी लेंथ चाहिए, क्यू आर की लेंथ कैसे निकालोगे?
यहां से लेके यहां तक टोटल ऊंचाई कितनी है, y2। कोऑर्डिनेट से आप ऊंचाई दूरी ऐसे पता कर सकते हो ना। तो इसकी अगर y कोऑर्डिनेट y2 है तो यहां से लेके टोटल ऊंचाई y2 है, और यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई y1 है। तो y2 में से y1 टोटल ऊंचाई में से ये ऊंचाई माइनस कर दूं तो ये qr आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो qr की वैल्यू हो गई है। अब pq का स्क्वायर इक्वल टू pr का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर होता है एज पर पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर हटा दूं तो रूट भी लग जाएगा। बोलो pr क्या लिया आपने, x2 माइनस x का होल स्क्वायर। qr क्या लिया आपने, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आया हमारे पास, ये फॉर्मूला बन के आया क्या फाइनली। तो आपको प्रूफ से आप वाकिफ होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला और क्लियर। अगला फॉर्मूला कौन सा सीखा था लास्ट ईयर, टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट द रिवीजन टू क्लास 10। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, लेकिन उसका एक ही पहलू सीखा था, इस बार दोनों पहलू सीखने। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है पहले तो वो बताओ, क्या काम है इसका। रेशियो निकालना या कोऑर्डिनेट्स निकालना। अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन है इन ए 2D प्लेन, जिनका जो जॉइन है मतलब उनसे बनने वाली, जॉइन का मतलब लाइन सेगमेंट है, याद रखना। जिनका जॉइन है मतलब जिनको मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनी वो उसका जॉइन है ना। तो इनका जो जॉइन है, इसके बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट आ जाए लाइक दिस, जो उनको एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता हो। अब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो गिवन है, तीन चीजें गिवन है। तो इन तीन चीजों की मदद से आप इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ऐसा सेक्शन फॉर्मूला कहता है। यस और नो। हाँ, चार चीजें हो गई, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स, रेशियो ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट, चार चीजें हो गई। चार में से प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी तीन चीजें देगा, चार में से कोई भी तीन चीजें। कल को ये भी कह सकता है कि रेशियो दूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी दूंगा, अब इसके निकालो, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से एक दे दिया, एक निकालो। तो चार में से तीन चीजें दे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, इफ अ पॉइंट P, इफ अ पॉइंट R, सॉरी, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन इसको R ले लिया, डिवाइड्स अ लाइन PQ, लाइन सेगमेंट PQ। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके में हम डिवाइड करेंगे, ये तो इंटरनली वाला केस है और ये एक्सटर्नली वाला केस राइट साइड में चलेगा। ठीक है ना, लास्ट ईयर ये नहीं था, लास्ट ईयर केवल और केवल ये वाला केस था, इस बार एक्सटर्नली वाला भी चलेगा। तो एक बार भूल जाओ एक्सटर्नली क्या है, बता देंगे फाइनल लास्ट में जा जाते, पहले इंटरनली पे ही फोकस करते हैं ना। सो इंटरनली और एक्सटर्नली, लास्ट ईयर रेशियो M1:M2 रहता था, बोलो। तो हम सीन में होने चाहिए, ऐसा नहीं 10th खत्म सब खत्म, हम सीन में होने चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि यार लास्ट ईयर सर ने ऐसे करवाया था, आज इस बार ऐसे कर, ये बातें आपको बोलनी चाहिए। सर लास्ट ईयर तो रेशियो M1:M2 रहता था, इस बार रेशियो M:N है क्या, यस, एज पर द कॉन्सेप्ट उन्होंने इस बार जो स्टैंडर्ड तरीका माना है वो M:N रखने का मान लिया। बट आपको सीन में रहना है कि अच्छा लास्ट ईयर ये होता था, उससे ही अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ओके, सो इस बार क्या है, M:N रेशियो लेंगे, M1:M2 नहीं लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर कैसे निकालते थे, कुछ याद है। देखो, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, लिखा नहीं मैंने, वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो R के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, क्रॉस में चलते थे याद है, M×x2 प्लस N×x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस यानी M+N। यही बन रहा है, देखो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला M×x2 प्लस N×x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस। ओके, इधर आओ, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब x1, जैसे पहले अपन x1 और x2 से डिवाइड करवा रहे थे, अभी अपन y1 और y2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे, M×y2 प्लस N×y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस M+N। देखो y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है, नीचे आओ। ठीक है, M×y2 प्लस N×y1, लास्ट ईयर कुछ ऐसा था याद हो तो, M1y2 एंड और यहाँ पे M2y1 ऐसा कुछ था, M1y2 M2। तो अब M और N का इस्तेमाल उसने किया, आपकी बुक पे खोल के देख लेना, उसमें मैं M और N का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, और चाहो तो आप M1 M2 से भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर अगले कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल आएगी, इसलिए जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया उसी से चलो तो बेटर है। ओके, चले यहाँ तक समझ आया। अच्छा, इसका एक मिड पॉइंट केस भी होता था कि अगर ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है,
तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स का एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। सिंपल सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट में है तो रेशियो m/n क्या है, 1:1। तो मैं अगर यहाँ चार जगह 1 पुटअप कर दूं, 1 1 1 1, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 × x2 1 × x1 1 1+1 2। तो सिंपल सी बात करें तो अगर मिड पॉइंट पर है तो इन दोनों का एवरेज, एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, बीच वाले का x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। मान लो इसका है 10, इसका है 20, तो 10 + 20 30, 30 का आधा 50। तो सिंपल ही हम मिड पॉइंट के इसमें एवरेज ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का भी और वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब एक्सटर्नली में फॉर्मूला चेंजेस तो केवल इतना सा है कि जहां जहां प्लस है वहां 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 वहां, जहां जहां प्लस है वहां, चेक करो है, वाई कोऑर्डिनेट जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस है। लेकिन ये तो हो गया फॉर्मूला चेंजेस, सेम टू सेम फॉर्मूला यूज कर लेना, पर जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या करेंगे हम, माइनस। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल का, वो समझना जरूरी है। तो पता है किसी को डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है। देखो, अब तक लाइन सेगमेंट पी क्यू को अगर कोई पॉइंट तीसरा आर डिवाइड कर रहा था तो वो आर इस पी क्यू के अंदर कहीं था, यस सुनो। इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, जो हम 10th में पढ़ते थे, अभी तक हमने यही पढ़ा है। लेकिन अगर ये आर इसके इंटरनल में लाए ना करके एक्सटर्नल में लाए करे, वो कैसे लाया करता है, एक्सटर्नल में कैसे लाया करता है, एक्सटर्नल में लाया कैसे करेगा, या तो इसको क्यू की साइड एक्सटेंड करके लाया करेगा, या फिर इसको पी की साइड एक्सटेंड करके लाया करेगा। कौन सी साइड एक्सटेंशन होगा ये डिपेंड करेगा रेशियो क्या की बने। अब मैंने कह दिया कि रेशियो है 1:2, क्या है, क्या है रेशियो, 1:2, और आर को एक्सटर्नली लाया करवाना है, आर को क्या कराना है, एक्सटर्नली लाया कराना है। तो काम वही करना है कि पी क्यू लाइन सेगमेंट है, आर को एक्सटर्नली लाया कराना है, तो पी आर बाई क्यू आर 1/2 होना चाहिए। सेम टू सेम, जैसे पहले भी ऐसे ही होता था ना, इंटरनल डिवीजन में भी तो ऐसे ही होता था, पी आर और क्यू आर का रेशियो जो गिवन होता था उसमें उसके हिसाब से हम आर को लाया करवाते थे, लेकिन इंटरनली लाया करवाते थे। अभी भी वही करना है, पी आर बाई क्यू आर क्या रखना है आपको, 1/2। तो देखो पी आर बाय क्यू आर क्या रखना है, 1/2। तो आप खुद सोचो, आर से पी की दूरी 1 है और आर से क्यू की दूरी 2 है, तो किस साइड लाया करेगा वो, इस साइड एक्सटेंशन करके लाया करेगा या उस साइड करेगा, बोलो। बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा। पी आर छोटा है या क्यू आर छोटा है, तो फिर आर किसके नजदीक होगा, पी के नजदीक होगा ना। सो अगर मैं आर को सपोज करो यहां तक यहां पे लाया करवा दूं, तो ध्यान से देखना, पी आर की वैल्यू 1 और टोटल क्यू आर की वैल्यू 2, पॉसिबल है ना, है कि नहीं है। लेकिन अगर उस साइड लाया करवाता तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो अब सिंपल सा लॉजिक याद रखो, अगर रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनिशियल पॉइंट की तरफ होगा एक्सटेंशन, और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा एक्सटेंशन। ये बाद वाला होता है टर्मिनल पॉइंट, पहला वाला होता है इनिशियल पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ टर्मिनेट यानी खत्म करते हैं। समझ गए, क्लियर है। तो ये तो शॉर्टकट बन गया, लेकिन कल को आपको अंदर से पता भी होना चाहिए, लॉजिक लगा के अगर आप शॉर्टकट भूल गए तो इस तरीके से कन्वर्जन करना आना चाहिए। अब इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना, तो फॉर्मूला वो लगा देना, सेम टू सेम वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, पर माइनस लगेगा उसमें। क्या लगेगा, माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। और जब माइनस लगेगा, जब प्लस लगता था तो ए को बी से जोड़ो और बी को ए से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो हमेशा पहले x2 लेना है, बाद में x1 लेना है। चेक करो फॉर्मूला, पहले हमेशा x2 बाद में x1। x2 मिड पॉइंट केस भी है, इसका मिड पॉइंट केस है, तो x2 x1 y2 y1 y2 y1, पहले 2 बाद में 1। इधर तो आप पहले 1 और बाद में 2 भी ले सकते हो, पर उधर नहीं ले सकते क्योंकि आप वहां पे माइनस कर रहे हो। सो टेल मी, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है क्या सबको, फॉर्मूला डिफरेंस एंड फिगर डिफरेंस, समझ आया। इंटरनली में वो अंदर लाया करता है जाओ, और एक्सटर्नली में वो अंदर लाया नहीं करता है, वो कहाँ लाया करता है, बाहर लाया करता है। या तो इस साइड एक्सटेंशन करके लाया करता है, या फिर इस साइड एक्सटेंशन करके लाया करता है।
किसी को पता है इसका प्रूफ? भाई ये फॉर्मूला कहाँ से है? नहीं पता? हमने किया था लास्ट ईयर इसका प्रूफ। चलो, तो अभी इस साल नहीं चलते हैं उसमें प्रूफ वाले सेक्शन में, क्योंकि प्रूफ तो किसी का भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पर्सनल नॉलेज के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी खत्म करो ताकि रिवीजन पूरा खत्म। ये तीसरी एक्सरसाइज थी, कट गई थी क्या आपके? आपके कट गई थी है ना, बट थी तो सही बुक में। अच्छा, आपके नहीं कटी थी, बाकी बुक में तो सबके ही थी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक आखिरी कॉन्सेप्ट था क्लास 10th से रिलेटेड। वो क्या कहता था कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके 3 वर्टिसेस के 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के, बी के, सी के, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये तैयार है। बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला था, हाफ तो हमेशा लगता ही है कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोई भी फॉर्मूला उठाओ, कोई भी फॉर्मूला उठाओ उसमें हाफ तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अंदर चलेंगे, मॉडुलस क्यों लगाया वो भी बताएंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो क्या बोलते हैं? और सरल सी भाषा में बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, सरल सी बच्चों की भाषा में बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, और प्रो भाषा में बोले तो मॉडुलस। ये क्लास 11th में आ गए हो तो मॉडुलस फंक्शन सीख ही लिया है आपने, है ना? तो मॉडुलस फंक्शन सीख लिया तो उसको मॉडुलस रीड करेंगे। 10th तक मॉडुलस फंक्शन नहीं सीखा होता तो क्या पढ़ते थे अपन? इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, बड़ा सरल सा फॉर्मूला है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स बताओ, x1, x2, x3, बाहर सजा दो उनको। फिर आ जाओ y1 माइनस y2 इधर, सॉरी गलत कह दिया। अगर मैंने x1 लिया है तो 1 को तो छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो, y2 माइनस y3। अगर मैंने x2 लिया है तो इसको छोड़ दो, उसके अगले से स्टार्ट करो, y3 माइनस y1। और अगर मैंने x3 लिया है तो इसको छोड़ के आगे आ जाओ, y1 माइनस y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मॉडुलस लगाओ, 1/2 करो, यहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट होके आया था। इसके डेरिवेशन की बात करें तो इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है लाइक दिस। ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो x1 कॉमा y1। लेट्स से ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो x2 कॉमा y। और लेट्स से वो सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो x3 कॉमा y3। डन। इसका ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो आप कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या करोगे आप? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बी से भी करोगे और सी से भी करोगे। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से भी एक लाइन खींचता हूं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, और मैं मान लो इसको ए बी सी है ना, इसको डी और इसको ई मार्क कर, तो टेल में डी और ई के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो क्या? पहले तो ये बताओ, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स। डी का एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो ए का है x1। और डी कितना ऊंचा है? जितना बी ऊंचा है, तो y2। ये पता करना आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। हाँ जी, ई के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। पहले तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो सी का होगा, क्योंकि जितना इधर से ये इतना दूर है, जितना सी दूर है उतना ही तो ई दूर है। तो सी अगर x3 क्वांटिटी से दूर है तो ई भी x3 क्वांटिटी से दूर होगा, x3। ऊंचाई देखो, तो ऊंचाई बी के बराबर है y2, पता कर लिए। अब आप ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए मैं जुगाड़ लगा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, एरिया ए डी ई सी, क्वाड्रिलेटरल ए डी ई सी में से ट्राइंगल एडीबी माइनस कर रहा हूं, का एरिया माइनस कर रहा हूं, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया सी ई या बी सी ई का एरिया माइनस कर रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? नो। अब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया तो इजीली निकल जाएगा, किससे? हाफ बेस हाइट से। ठीक है ना? अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखो, एडीईसी जो बनाया आपने वो एक ट्रेपेजियम बनाया, चेक करो, बनाया नहीं बनाया?
जो क्वाड्रिलेटरल, आपने क्वाड्रिलेटरल के टाइप सीखे थे ना अपन ने, तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना है? ट्रिपेजियम बना है, चेक करो। ट्रिपेजियम है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, एक पेयर पैरेलल है और दूसरा नॉन पैरेलल है। और ट्रिपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बोलो, याद है किसी को? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी एडी प्लस सीई, ये पैरेलल साइड्स हैं, एडी प्लस सीई इंटू डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? डीई, डी से लेके ई तो होगी इन दोनों के बीच की दूरी, इंटू डी। ये तो हो गया साहब इसका काम। माइनस एरिया ट्राइंगल एडीबी बोलो तो हाफ, एडीबी मतलब बेस इंटू हाइट, यानी एडी इंटू डीबी, एडी इंटू, ठीक है, ये हो गया इसका काम। माइनस हाफ, और एरिया उसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो सीई इंटू बीई, यस और नो, या बीई इंटू सीई लिख दो, बीई इंटू सी। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, तीनों का हाफ कॉमन ले लूंगा और जो भी अंदर बचा हुआ है उसको मॉडुलस में डाल दूंगा। मॉडुलस में क्यों डाल रहे हो सर? चलो मॉडुलस वाली बात को आप साइड में छोड़ो एक बार, हाफ तो कॉमन ले सकते हो आप, कुछ भी बनाओ, किसी भी टाइप का फिगर बनाओ, हाफ तो निकल के आएगा, क्योंकि या तो ट्रिपेजियम बनेगा या ट्राइंगल बनेगा, तीसरी कोई चीज नहीं बनेगी। तो ट्रिपेजियम के फॉर्मूला में भी हाफ निकलता है और ट्राइंगल के फॉर्मूला में हाफ, बे साइड से हाफ निकलता है। ठीक है, तो हाफ तो कॉमन आ ही जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा मेरे पास उसको मॉडुलस में डाल के एडी प्लस सी। अब देखो एडी की लंबाई कितनी है? y1 माइनस y2, टोटल ए की लंबाई y, डी की लंबाई y2, तो ए और डी के बीच का गैप कितना होगा? टोटल y1 माइनस y2 होगा, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय डीई की लंबाई, देखो डी से लेके ई तक की लंबाई क्या होगा? x3 माइनस x1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस हाफ तो कॉमन ले ही लिया है, एडी की लंबाई देखो, एडी, एडी की लंबाई वापस वही एडी आ गया यहाँ पे, तो एडी की लंबाई क्या थी? अच्छा एडी प्लस सीई भी था, पिछले वाले केस में गलती कर दी अपन ने, ये तो एडी आया है ओनली, ये क्या आया है? ओनली एडी प्लस सीई भी, तो बताओ, तो सीई क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2, और ये पूरी क्वांटिटी अब मल्टीप्लाई होगी किससे? डीई से। डीई क्या है? x3 माइनस x1, ये तो केवल ये ट्रिपेजियम का काम हुआ है, ये पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, माइनस उसके बाद आओ आप एडी इंटू डीबी, तो एडी की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, y1 माइनस क्या थी? y2 मल्टीप्लाइड बाय, और डीबी क्या है? डीबी, डीबी x2 माइनस x1 होगी। फिर आखिरी ट्रायंगल पकड़ो, बीई की लंबाई क्या होगी? बीई, बीई का है, बीई की लंबाई क्या होगी? x3 माइनस x2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर आ जाओ सीई, सीई की लंबाई क्या होगी? y3 माइनस y2 होगी। यहाँ पे आप इसको क्लोज करो। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 1 to 1 मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने से क्या आया? y1 y2 y3 y2, तो कुछ भी सॉल्व कटा नहीं है, कुल मिला के इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। माइनस वाई टू क्या हो जाएगा? -2y2, ठीक है, और फिर इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, इससे, इससे, बाकियों को भी इससे, इससे, इधर भी 1 to 1, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको भी ऐसे ऐसे ऐसे, तो फाइनली वही फॉर्मूला बनेगा जो हम सीखते हैं। अब ये काम आप आगे का काम घर पे कर ले, ठीक है। अब केवल इतनी सी बात समझ लो कि मॉडुलस क्यों लगाया सर आपने? मॉडुलस इसलिए लगाया, इसको डिलीट कर दूं, तरीका समझ में आ गया? मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि कल को ये ट्राइंगल जो है, मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, ऐसे भी तो हो सकता है, टेल मी। कल को ये ट्राइंगल का कुछ हिस्सा वाई एक्सिस के नीचे भी तो हो सकता है, तो सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे भी तो हो सकता है। हमेशा इस ट्राइंगल का सारा हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ऐसी कोई गारंटी है क्या?
इसका कुछ हिस्सा नीचे भी हो सकता है। तो जब इसके कुछ हिस्सा नीचे होगा या फिर कुछ हिस्सा इसके साइड भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो उसकी गारंटी नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होता है, जब हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे जाए, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होता है, जब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में चली जाए ये चीज। तो हो सकती है ना ये चीजें। तो उस केस में क्या होगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ 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 नेगेटिव निकल के आएंगे। तो अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमने वही फॉर्मूला लगा दिया तो एरिया नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज तो जो प्लस में हो रहा था वो का काम वो का वही काम नेगेटिव में हो जाएगा। भाई अगर कल को मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ +5 वाई कोऑर्डिनेट, मतलब मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है ये कितना है 12, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 12,8। तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट 8 ले रहा हूँ तो कल को -8 भी तो जा सकता है। तो +8 से मैं गुणा करूंगा तो जो क्वांटिटी प्लस में आएगी वो -8 से गुणा करने में वही क्वांटिटी नेगेटिव में आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो साहब ये तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, जबकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको हर हाल में पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉडुलस साइन लगा, ये इसका रीजन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से तो कैलकुलेशन वाइज तो वो सही है जो नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन एरिया के लिहाज से देखें तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मॉडुलस लगाते हैं। तो टेल मी, लास्ट ईयर का रिवीजन हो गया सारा, क्या क्या सीखा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? बोलो साक्षी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? का सम का रूट, इन दोनों का सम का रूट, या फिर सिंपल सी भाषा में बात करें तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम का रूट। सेक्शन फॉर्मूला बोलो। mx2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो m प्लस n, ये इंटरनल या एक्सटर्नल? और एक्सटर्नल बोलो। हाँ, m माइनस है, नीचे भी माइनस होगा, सम ऑफ रेशियोज की जगह डिफरेंस ऑफ रेशियोज होगा। ठीक है, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा, ऐसा कैसे वाई कोऑर्डिनेट चलेगा। और मिड पॉइंट केस में क्या कर देंगे, x1 m और n को 1 1 पुटअप करते इधर तो आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और एक्सटर्नल केस में क्या होगा x2। एक्सटर्नल केस में हमेशा 2 पहले लेना है, ये गलती मत कर देना। एक्सटर्नल केस में हमेशा क्या कर लेना है, 2 को ही पहले लेना है। देख लो फिर से, एक्सटर्नल केस में चाहे से मिड पॉइंट केस हो, चाहे से सादा केस हो, जनरल केस हो, हर हाल में 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद, हर हाल में यही होगा। उधर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक्सटर्नल फॉर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, उसके एक्सटेंशन पे लाया कर रहा है। एक्सटेंशन पे लाया करेगा, कल को ऐसे मत लाया करवा देना कि सर आपने तो एक्सटर्नल बोला है, मेरी मर्जी में एक्सटर्नल कहीं भी लूं, जैसे ये लाइन है PQ, कल को साक्षी ऐसे नहीं लाया कर सकते कि मैं सर मैं तो आर यहाँ लाया कराऊंगा, एक्सटर्नल बोला है ना आपने, इंटरनल तो बोला नहीं है। तो एक्सटर्नल तो नहीं, एक्सटर्नल का मतलब है इसके एक्सटेंशन पे, उसकी सीध में तो हो कम से कम, ये इसकी सीध में है क्या, या तो उसके एक्सटेंशन से यहाँ से या यहाँ से, और इधर या इधर, इसका डिसीजन अभी अभी बता दिया कैसे। अगर रेशियो ऑफ डिवीजन प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इधर की साइड है, इसके इसके करीब है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फिर उधर की साइड है। ये हिंट है एक तरीके। ठीक है, एंड फाइनली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है उसके क्वेश्चंस भी हमको पहले एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मॉडुलस x1 इंटू y2 - y3, x2 इंटू y3 - y1, x3 इंटू y1 - y। ये 3 फॉर्मूले याद करके देखो बच्चों, जाने से पहले सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ भी रिकॉल कर लो। लिखना किसी का प्रूफ नहीं है, लेकिन हमको समझ में सबका आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का किया, डिस्टेंस फॉर्मूला किया, तो उसको क्यों छोड़ते हो। तो देखो फटाफट से देखो, क्विकली देखेंगे हम। लेट्स से कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, सेक्शन फॉर्मूला में स्ट्रेट लाइन चाहिए और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए। लेट्स से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी PQ। अच्छा एक चीज और, लास्ट ईयर सेक्शन फॉर्मूला में लाइन सेगमेंट AB लेता था और पॉइंट ऑफ डिवीजन P लेता था, इस बार थोड़े से चेंजेस किए हैं उसने, कि अब की बार लाइन सेगमेंट स्टैंडर्ड तरीके से PQ लिया है उसने, और पॉइंट ऑफ डिवीजन R लिया है। तो लेट्स से वो पॉइंट ऑफ डिवीजन R यहाँ मान लो। ठीक है, R यहाँ मान लो। अब अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, और PR और RQ का रेशियो क्या है, m:n। इस साल जो है M1 M2 ना लेके m:n है, तो इसी साल वाले लेटर से अपन डिराइव करते हैं। ठीक है, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो ये 4 चीजों से वो फॉर्मूला ड्राइव करना है जो हमने अभी अभी सीखा। तो ये कैसे करेंगे, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइक दिस, देन लाइक दिस,
एंड देन लाइक दिस, ठीक है ना, और इसको भी कनेक्ट कर। तो अब ध्यान से देखो, मैं दो ट्राइंगल लिख रहा हूँ, क्या है दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए क्या? देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ट्राइंगल पी, और मान लो इसको मार्क कर दो, ये पी आर क्यू था तो इसको मार्क कर लो एस, को मार्क कर लो टी, ठीक है। सो ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर सिमिलर बनेगा, पी एस आर सिमिलर बनेगा पी टी क्यू से। क्यों बनेगा वो भी सुन लो, दो एंगल्स इक्वल है, देखो एक एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल पी दोनों में कॉमन है। ये वाला जो एंगल पी है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आएगा, एस पी आर में भी। एस पी आर एंगल, एस पी आर मतलब एंगल एस पी आर इक्वल टू इधर से एंगल टी पी क्यू होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, टी पी क्यू बनाओ तो भी एंगल बनता है, एस पी आर बनाओ तो एक एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों सिमिलर होगा। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होगी एज पर द रूल्स। हमने क्या सीखा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं अगर 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 आपको एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आप ये वाली साइड लो। देखो हाइपोटेन्यूज तो लेनी है ना, ये वाली साइड तो लेनी है क्योंकि इसका ही रेशियो गिवन है m/n, ये तो हमेशा लेनी है। अब अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये वाली साइड लो साथ में, और अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो साथ में ये वाली साइड। तो एक बार मैं एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव करने के हिसाब से ये वाली साइड लेता हूँ और फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये वाली साइड आप अपने आप लेकर देख सकते हो। तो मैं इसका इससे रेशियो इक्वल कर, ये तो दोनों में ही लेनी है, एक्स कोऑर्डिनेट के का ड्राइव करने के लिए ये और वाई कोऑर्डिनेट का ड्राइव करने के लिए, तो ये तो दोनों में लेनी है ना, तो मैं इसका इससे ले रहा हूँ ताकि एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव हो सके। चेक करो, तो इधर से ये वाली साइड लूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, पी आर बाय पी क्यू साइड्स प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू पी एस बाय पी टी बनेगा, ठीक है। और वहां से नाम के हिसाब से भी देख लो, पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू इक्वल टू बेस वाली साइड लो, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड लो, पी एस, पी एस बाय पी टी, पी एस बाय पी टी ऐसे हो जाएगा, पी एस बाय पी टी। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो दो पॉइंट्स लिए थे अपन ने, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जल्दी से। अभी अभी हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे ही हैं। देखो एस पॉइंट्स जो है उतना ही दूर है जितना आर पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। उसका एक्स उसका आर पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो उसका भी एक्स हो जाएगा। देन आ जाओ ऊंचाई देखते हैं, तो ऊंचाई पी के बराबर है तो वाई वन, तो एक्स कोमा वाई वन हो गया। इधर आओ, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि क्यू जितना दूर है वाई एक्सिस से ये भी उतना ही दूर है, तो एक्स टू। और ऊंचाई की बात करें तो एस के बराबर ही ऊंचाई है, यानी कि वाई वन, एक्स टू कोमा वाई वन। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब इस पे बस रख दो और आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। पी आर, पी से लेके आर तक की दूरी एम है, ध्यान से देखो एम, और पी से लेके क्यू तक की दूरी कितनी होगी, एम प्लस एन होगी, क्योंकि यहां से लेके यहाँ तक एम, यहाँ से लेके यहाँ तक एन, तो टोटल पी से लेके क्यू तक की दूरी हो जाएगी एम प्लस एन। आगे बढ़ते हैं, इनको इग्नोर करो, इनको हटा देता हूँ, चलो एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो एम डिवाइड बाई एम प्लस एन, पी से लेके एस तक की दूरी देखो, पी से लेके एस तक की दूरी, तो एस की दूरी है एक्स, पी की दूरी है एक्स वन, तो एक्स में से एक्स वन घटाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स वन। इधर आओ, पी से लेके टी तक की दूरी देखो, तो टी की दूरी है एक्स टू और पी की दूरी है अगेन क्या थी, एक्स वन। अब इसको सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एम एम इंटू एक्स टू माइनस एम इंटू एक्स वन, उधर आओ, एम इंटू एक्स एम एक्स, एम इंटू माइनस एक्स वन माइनस एम एक्स वन, फिर एन से भी कराओ, एन इंटू एक्स प्लस एन एक्स और एन इंटू माइनस एक्स वन माइनस एन एक्स। इसको सॉल्व करो फर्दर। सो देखो यहाँ से क्या क्या कटा, तो माइनस एम एक्स वन माइनस एम एक्स वन कट गया, इस माइनस एन एक्स वन को इधर लेके आओ, तो इट इज लाइक एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और जो बच गए ये दोनों बच गए, इन दोनों में से एक्स कॉमन लो, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एम प्लस एन। अगले स्टेप में आप एम प्लस एन को इनके नीचे ले आओ, यहाँ से कट के एम प्लस एन नीचे आएगा और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन गया। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बन गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन करना हो तो जो आपने तीन तीन साइड्स होती है ना सिमिलर ट्राइंगल्स में, तो दो ही लिए ना अभी, तो तीसरी साइड कौन सी होगी, ये हाइट वाली साइड कौन सी होगी बताओ। इस ट्राइंगल में तो होगी एस आर, एस आर, और इस ट्राइंगल में होगी टी क्यू, एस आर बाई टी क्यू, एस आर बाई टी क्यू।
ठीक है, ये तो हाइपोटेनस वाली साइड है तो लेनी लेनी है। अगर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव होगा, और इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन ले लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। वो आप अपने आप करके देख लेना। हाइपोटेनस तो लेनी लेनी है क्योंकि उसी का तो रेशियो गिवन है ms2। ठीक है, सो ये दिस वाज द सेक्शन फॉर्मूला डेरिवेशन। तो 3 फॉर्मूला अभी तक सीखे हैं विथ डेरिवेशन विथ प्रूफ्स। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, देन सेक्शन फार्मूला, एंड लास्ट वन एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका डेरिवेशन में पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ तक के नोट्स आप आपके नोटबुक्स में नोट डाउन करो। डेरिवेशन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले तो नोट डाउन होने ही चाहिए। ठीक है ना। जो भी फॉर्मूले बता देता हूँ, कहाँ तक का काम आपको कल करके आना है ताकि हम आगे बढ़े फिर। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन में आपको ये 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री की डेफिनेशन, एंड देन पुराने साल के रिवीजन में तीनों फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के दोनों केस, इस साल वाला केस भी, लास्ट ईयर इंटरनली था, इस साल एक्सटर्नली है, वो वाला केस भी, एंड द फाइनल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ तक के नोट्स कल आपकी नोटबुक में नोटेड डाउन होने चाहिए अप टू हियर। तब जाके अपन क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, और क्लास 11 का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11, स्लोप ऑफ ए। ये यहाँ तक रिवीजन कंप्लीट हुआ, ये सारा रिवीजन था डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ से अब ये स्लोप ऑफ ए लाइन, दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। देखो ये खुद भी कह रहा है स्लोप इज द मोस्ट एसेंशियल, यहाँ से कल हमको स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।